तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। आज मैं आपको नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग और उसके प्रमुख लक्षणों के बारे में बताऊंगी। 1974 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष अधिवेशन में तीसरे विश्व के राष्ट्रों ने नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की रूपरेखा तैयार की। गुटनिरपेक्ष आंदोलनों के अल्जीरियस शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष की हैसियत से अल्जीरिया के राष्ट्रपति होरी बुमेदीन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष अधिवेशन की मांग की थी, जिसके फलस्वरूप 9 अप्रैल से 1 मई 74 के बीच यह विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया। इसमें नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना का घोषणा पत्र आम सहमति से स्वीकार किया गया। घोषणा पत्र में संयुक्त राष्ट्र की ओर से यह संकल्प जारी किया गया कि यह समस्त राष्ट्रों के बीच समता, प्रभुता, संपन्न समानता, परस्पर निर्भरता, आम हित तथा सहयोग के आधार पर नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए त्वरित गति से कार्य करेगा, भले ही उनकी आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था कैसी भी क्यों न हो। विषमताओं तथा विद्यमान अन्यायों का निवारण करेगा, विकसित और विकासशील राष्ट्रों के बीच की आर्थिक खाई को पाटने की परिस्थितियां उत्पन्न करेगा तथा वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए निरंतर गतिशील और वृद्धिशील आर्थिक तथा सामाजिक विकास और शांति और न्याय को सुनिश्चित करेगा। घोषणा पत्र में कहा गया कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था कतिपय सिद्धांतों के प्रति पूर्ण सम्मान के आधार पर खड़ी की जानी चाहिए, जैसे कि प्रत्येक राष्ट्र का यह अधिकार कि वह उस आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को स्वीकार कर ले जो उसे अपने विकास के लिए सबसे अधिक उपयुक्त प्रतीत हो तथा इस कारण उसके प्रति किसी प्रकार का भेदभाव न हो, अपनी असंतोषजनक व्यापारिक शर्तों में निरंतर सुधार तथा विश्व अर्थव्यवस्था के विकास की दृष्टि से उनके द्वारा आयातित कच्चे माल, बुनियादी तैयार माल, पूंजीगत वस्तुओं और यंत्र औजारों की कीमतों के बीच न्याय संगत और समत्वपूर्ण संबंध है। समूचा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विकासशील राष्ट्रों को राजनीतिक अथवा सैनिक शर्तों से मुक्त सक्रिय सहायता प्रदान करे। यह आश्वासन रहे कि संशोधित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा व्यवस्था का एक प्रमुख लक्ष्य विकासशील राष्ट्रों के विकास में वृद्धि तथा वास्तविक संसाधनों की समुचित उपलब्धि कराना होगा। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के समस्त क्षेत्रों में विकासशील राष्ट्रों के प्रति यथासंभव और यथाशक्ति प्राथमिकता और आधारित तथा एकल पक्षीय व्यवहार किया जाए। विकासशील देशों को वित्तीय संसाधनों के हस्तांतरण के लिए उनके अनुकूल शर्तें अपनाई जाएं। विकासशील राष्ट्रों को आधुनिक विज्ञान तथा तकनीकी उपलब्धियों का ज्ञान प्रदान किया जाए तथा एक ओर तो उन्हें उन्नत तकनीकी का हस्तांतरण किया जाए एवं दूसरी ओर विकासशील राष्ट्रों के हित की दृष्टि से उनकी अर्थव्यवस्थाओं की अनुकूलताओं को ध्यान में रखकर उन रूपों और उन प्रक्रियाओं के अंतर्गत उनकी स्थानीय तकनीकी का सृजन हो। इस घोषणा ने विकासशील राष्ट्रों की इच्छाओं, आकांक्षाओं और आवश्यकताओं को अभिव्यक्ति प्रदान की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के उस विशेष अधिवेशन ने इस घोषणा को मूर्त स्वरूप प्रदान करने तथा इसके क्रियान्वयन की दृष्टि से एक क्रियात्मक कार्यक्रम भी स्वीकार किया। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपने दिसंबर 1974 के 29वें साधारण अधिवेशन में राज्यों के आर्थिक और दायित्वों के अधिकार पत्र की स्वीकृति का था। इस अधिकार पत्र का प्रस्ताव मैक्सिको के राष्ट्रपति इखेवेरिया ने संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास आयोग की 1972 की सैंटियागो की बैठक में पेश किया, परंतु ये स्वीकृति सम्मत न थी। 6 विकसित और औद्योगिक राष्ट्रों अमेरिका, जर्मन संघीय गणराज्य, ग्रेट ब्रिटेन, डेनमार्क, बेल्जियम और लग्जमबर्ग ने प्रस्ताव का विरोध किया। 10 अन्य औद्योगिक राष्ट्रों फ्रांस, इटली, जापान, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, स्पेन, ऑस्ट्रिया, कनाडा, आयरलैंड और इजराइल ने मतदान में भाग नहीं लिया। इस प्रकार नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के आधारभूत 3 दस्तावेज, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की घोषणा पत्र, क्रियात्मक कार्यक्रम और तीसरा राज्यों के आर्थिक अधिकारों और दायित्वों का अधिकार पत्र संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकृत और अधिकृत कर दिए गए, फिर भी विवादास्पद बने रहे और विकासशील तथा विकसित राष्ट्रों के बीच मतभेद दूर करने के सभी प्रयास जो उत्तर दक्षिण संवाद के नाम से प्रसिद्ध हुए, निरर्थक सिद्ध हुए। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 1980 के विशेष अधिवेशन में विकास और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के बारे में व्यापक चर्चा के बावजूद विकसित और विकासशील राष्ट्रों के बीच नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के संबंध में आम सहमति का निर्माण नहीं हो पाया। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख लक्षण: पहला, वित्तीय और तकनीकी सहायता को बढ़ाना। विकसित राष्ट्र विकासशील राष्ट्रों को दी जाने वाली वित्तीय और तकनीकी सहायता की मात्रा 1982 पूर्व की मात्रा की अपेक्षा कम से कम 2 गुना कर दें। दूसरा, कर एवं सुविधाओं में रियायत।
विकसित राष्ट्र विकासशील राष्ट्रों में उत्पादित समस्त तैयार माल पर सीमा शुल्क घटा दें और उसका आयात कोटा बढ़ा दें। उनके इस कार्य में तीसरे विश्व के औद्योगिक उत्पादन की मांग में वृद्धि होगी, जिसके परिणामस्वरूप विकासशील राष्ट्रों में अधिक पूंजी तथा रोजगार के अवसरों का निर्माण हो सकेगा। तीसरा, निर्णय प्रक्रिया सकारात्मक। विकसित राष्ट्र उन विकासशील राष्ट्रों को जिनका प्रतिनिधित्व ग्रुप 77 करता है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों तथा गैट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसी वित्तीय सेवाओं के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिक सकारात्मक और निर्णायक भूमिका अदा कर दें, जिससे विकासशील राष्ट्र उन राजनीतिक दबावों और तनावों से बच सके जो औद्योगिक राष्ट्र उनको विकास कार्यों के लिए धन देते समय उन पर डालते हैं। चौथा, वित्तीय सहायता में उदार दृष्टिकोण। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय संगठन तथा संस्थाएं विकासशील देशों को ऋण तथा अनुदान देने का निर्णय करने के लिए उनकी वित्तीय स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने की दृष्टि से उनकी वित्तीय अवस्थाओं की छानबीन करती रही है। G77 ने इस बात पर बल दिया कि विकसित और विकासशील देशों के बीच पारस्परिक विश्वास के प्रतीक के रूप में इस प्रकार की छानबीन में कमी की जानी चाहिए। पांचवा, ऋण व्यवस्था का पुनरीक्षण। अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग संस्थाओं को अंतर्राष्ट्रीय ऋण व्यवस्था का बड़े पैमाने पर पुनरीक्षण करना चाहिए तथा विकासशील देशों को अधिक मात्रा में दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराने चाहिए, जिससे कि वे अल्पकालीन ऋण भुगतान की परेशानियों से बच सकें तथा उनके आर्थिक संगठन सहजतापूर्ण फलित होने की अवस्था में पहुंच सके। छठा, तकनीकी और वित्तीय सहायता के क्रम में पुनर्गठन। तृतीय विश्व के राष्ट्रों के भीतर तथा विश्वव्यापी स्तर पर उत्पादन इकाइयों, परिवहन और वितरण व्यवस्थाओं के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता का पुनर्गठन आधिकारिक मात्रा में इस प्रकार किया जाए कि उस पर नियंत्रण, स्वामित्व और प्रबंध विकासशील राष्ट्रों के हाथों में केंद्रित हो सके और वे उन बड़ी राशियों के भार से बचकर जो इस समय उन्हें दलाली के रूप में चुकानी पड़ती है, अपने वित्तीय स्थिति सुदृढ़ बना सके। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर पूंजीवादी और समाजवादी दृष्टिकोण में कोई अंतर नहीं था। पूंजीवादी राष्ट्र इन मांगों को अव्यावहारिक मानते और अस्वीकार करते हैं और समाजवादी कहते हैं कि मांगें पूंजीवादी राष्ट्रों को पूरी करनी चाहिए, क्योंकि तीसरे विश्व की समस्याएं पूंजीवादी राष्ट्रों द्वारा अतीत में अपनाई गई पूंजीवादी और साम्राज्यवादी वर्तमान काल की नव उपनिवेशवादी नीतियों का प्रत्यक्ष परिणाम है। विकास और नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रश्न पर संयुक्त राष्ट्र संघ प्रथम, द्वितीय और तृतीय विश्व के मध्य विभाजित रहा। 2 बार विकास दशक मनाने तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस विषय पर पारित अनेक प्रस्तावों के बावजूद इस दिशा में कोई ठोस प्रगति नहीं हो पाई। कल की कक्षा में हम उत्तर दक्षिण संवाद और दक्षिण दक्षिण संवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।